हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, 17 सितंबर 2021 को हमारी जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग हो गई है और इस मीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं और इन डिसीजंस से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है? तो हमारे पास 45वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग का ये प्रेस रिलीज है। आइए इसको देखते हैं। ऊपर इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए गए हैं या फिर जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं काउंसिल द्वारा, उसका समरी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर तो यही है कि हमारे गुड्स या फिर सर्विसेज का रेट कम किया गया है या फिर ज़्यादा किया गया है, कहीं पे कंसेशन दिया गया है, कहीं पे एग्जम्पशन दिया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमें बात करना है कि हमारे जीएसटी लॉ में क्या चेंजेज है जिनका कि असर हमारे ऊपर पड़ेगा। उसके लिए आपको आ जाना है इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 5 पे। इसका लिंक मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको देखिएगा। और हमें आना है पेज नंबर 5 पे और ये पॉइंट नंबर 3 रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर, इसके बारे में देखना है। ठीक है, तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं ये पॉइंट नंबर 1 देखिएगा। रिलैक्सेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी ITC 04। ITC 04 क्या होता है? आई थिंक सबको थोड़ा बहुत ध्यान में होगा कि जॉब वर्क के केस में जो प्रिंसिपल होता है वो जीएसटी ITC 04 फाइल करता है, जिसमें कि ये बताता है कि कितना माल उसने रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स जॉब वर्कर को भेजा था और कितने दिनों बाद वो जो माल है वो फिनिश्ड गुड बन के या फिर सेमी फिनिश्ड गुड बन के वापस आ गया। क्लियर है? यही बताना होता है ITC 04 में। और ये फाइल होता है क्वार्टरली, लेकिन अब कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या रिलैक्सेशन दिया गया है? ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं कि वैसे टैक्स पेयर जिनका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फिनेंशियल ईयर में ₹5 करोड़ से ज़्यादा है, उनको अपना ITC 04 अब 6 महीने में एक बार, मतलब कि हाफ ईयरली फाइल करना है। पहले क्वार्टरली था, लेकिन अब 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए हाफ ईयरली हो गया है। वैसे टैक्स पेयर जिनका कि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फिनेंशियल ईयर में ₹5 करोड़ तक है, उनको जो अपना ITC 04 फाइल करना है वो अब एनुअली करना है, मतलब कि साल में एक बार। तो ये एक सुविधा हो गई कि आप क्वार्टरली ना करके टर्नओवर के हिसाब से आपको हाफ ईयरली या फिर एनुअली फाइल करना है अपना ITC 04। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। पॉइंट नंबर 2 में ये बोल रहे हैं कि पिछले काउंसिल मीटिंग में इन्होंने एक डिसीजन लिया गया था कि अब जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा नेट कैश लायबिलिटी पे। आप सबको ध्यान होगा, मैंने भी बताया था कि एक अमेंडमेंट हुआ था और वो अमेंडमेंट हुआ था रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि पीछे के डेट से 1 जुलाई 2017 से। और उसमें ये बोला गया कि जो भी आपका नेट कैश लायबिलिटी बनेगा, मतलब कि जितना आपका टैक्स पेबल है उसमें से आपके पास जो ITC पड़ा हुआ है उसको घटा दीजिए, और उसके बाद भी अगर आपका कुछ टैक्स का लायबिलिटी बनता है तो जाहिर सी बात है उसको आपको कैश के द्वारा पे करके जमा कराना होगा। तो उसी को बोला जाता है नेट कैश लायबिलिटी, और उतने ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज देना होगा 18% पर एनम के हिसाब से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक और डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? कि अगर आपने कुछ इनएलिजिबल ITC क्लेम कर लिया है। इनएलिजिबल ITC क्या होता है? वैसी ITC जो आपको क्लेम नहीं करना था, आपने गलती से कर लिया या फिर ज़्यादा कर लिया। बहुत से ऐसे सप्लाईज हैं जिनका कि ITC आपको क्लेम नहीं करना होता है। तो मान लीजिए कि क्लेम नहीं करना था, आपने उसको क्लेम कर लिया, फिर क्या करना होगा? आपको उस ITC को रिवर्स करना होता है। ठीक है, मतलब कि माइनस करना होता है। तो माइनस करने के केस में क्या है कि आपको ब्याज देना होता है। लेकिन उसी के बारे में ये एक रिलैक्सेशन है, एक अमेंडमेंट है। बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपने गलती से जो ITC क्लेम नहीं करना था उसको क्लेम कर लिया, उसको हम बोलते हैं इनएलिजिबल ITC। तो इनएलिजिबल ITC आपने क्लेम कर लिया और अब आप उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो आपको ब्याज देना है या नहीं। वही ये बता रहे हैं कि आपने क्लेम किया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया। यूटिलाइज करने का मतलब क्या है कि आपने ITC क्लेम कर लिया और उसको अपने टैक्स की लायबिलिटी से एडजस्ट भी कर दिया, मतलब उसको यूज कर लिया। तो अगर क्लेम करके यूज कर लिया है तो ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। अगर केवल आपने क्लेम किया था और उसको वैसे ही छोड़ दिया था, उसको छुआ तक नहीं, और फिर उसको रिवर्स कर रहे हैं आप, तो फिर आपको ब्याज नहीं देना है। क्लियर है?
क्लेम करके यूज किया है तो ही ब्याज देना है, यूज नहीं किया है उसको वैसे ही छोड़ के फिर रिवर्स कर रहे हैं, ब्याज नहीं देना है। और ये भी जो ब्याज लगेगा इन एलिजिबल आईटीसी का वो भी लगेगा 18% पर एनम के हिसाब से। और इसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है, मतलब कि 1/7/2017 से इसको भी लागू किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 3 बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि आपने एक ही पैन पे अलग अलग राज्य में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और एक राज्य में आपके पास आपके कैश लेजर में कुछ पैसा पड़ा हुआ है। मान लीजिए कि मैंने 2 राज्य में, एक दिल्ली और एक हरियाणा में रजिस्ट्रेशन लिया है अपने पैन से, सेम पैन से, और मेरे दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन के कैश लेजर में CGST या फिर IGST का बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने SGST की बात नहीं कही है, तो SGST की बात हम लोग भी नहीं करेंगे, केवल CGST और IGST की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो मान लीजिए कि मेरे दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन में कैश लेजर में IGST और CGST पड़ा हुआ है और मुझे कुछ पैसे पे करने हैं हरियाणा वाले रजिस्ट्रेशन में, तो मैं अपने दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन से हरियाणा वाले रजिस्ट्रेशन में इस बैलेंस को ट्रांसफर कर सकता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अच्छा डिसीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि कुछ और सर्कुलर ये लोग इशू करेंगे किस बारे में, एक तो इंटरमीडियरी सर्विसेज के बारे में क्लैरिफिकेशन देंगे, दूसरा ये एक और क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, इसको रहने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा क्लैरिफिकेशन जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं कि डेबिट नोट के केस में जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का ये सेक्शन क्या करता है, हमारे आईटीसी को ब्लॉक करता है। बोलता है कि इतने दिन तक आपको आईटीसी क्लेम कर लेना है इस फिनेंशियल ईयर का, नहीं तो उसके बाद हम नहीं करने देंगे। जैसे कि फिनेंशियल ईयर 2020-21 का अगर आपका कोई भी मिसिंग आईटीसी है तो वो आपको 20 अक्टूबर 2021 तक, मतलब कि सितंबर के GSTR 3B में क्लेम कर लेना है। उसके बाद करिएगा तो फिर वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बता रहे हैं कि डेबिट नोट के केस में डेबिट नोट को इशू करने का जो डेट होगा उस डेट से हमें डिटरमिन करना है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का एप्लीकेबिलिटी। मतलब कि मान लीजिए कि हमारा इनवॉइस इशू हुआ था फिनेंशियल ईयर 20-21 में और हमने उसका आईटीसी क्लेम नहीं किया है, तो अभी मैंने बताया कि 20 अक्टूबर तक कर लेना है। लेकिन उसी इनवॉइस के अगेंस्ट अगर डेबिट नोट इश्यू हुआ है आपका 21-22 में, तो फिर ये 20 अक्टूबर वाला जो टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर इस पे 21-22 वाला टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा। मतलब कि फिर ये आगे बढ़ जाएगा, हमारा 20 अक्टूबर 2022 चला जाएगा। ठीक है? तो जब आपका डेबिट नोट इशू हुआ है उसी डेट से आपको 16/4 का जो एप्लीकेबिलिटी है उसको चेक करना है। क्लियर है? यहाँ पे इन्होंने एक ही जगह सब लिख दिया है, ये सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, यहाँ तक हमने अभी देखा है। अगला पॉइंट है कि अगर आपका 48/4 मतलब कि ई इनवॉइसिंग का केस है, अगर आप ई इनवॉइसिंग करते हैं, ठीक है, IRN जनरेट करते हैं अपने इनवॉइस पे, तो उस केस में आपको अपने टैक्स इनवॉइस का फिजिकल कॉपी कैरी करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? अगला पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बहुत जरूरी नहीं है, चलिए इसको रहने दीजिए। आगे ये भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा और ध्यान से सुन लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। बोल रहे हैं कि अगर आपको जीएसटी में किसी भी तरह का रिफंड क्लेम करना है या फिर आपको रिवोकेशन का एप्लीकेशन देना है, मतलब कि आपका जीएसटी कैंसिल हो गया और उसको आपको एक्टिवेट करवाना है, तो इन दोनों केस में आधार ऑथेंटिकेशन है जीएसटी के पोर्टल पे, वो होना अनिवार्य है। तो अगर आपका ये दोनों केस बन रहा है तो सबसे पहले आप अपना जो जीएसटी पोर्टल पे आधार है उसको ऑथेंटिकेट कर लीजिए। नहीं भी बन रहा है तो भी कर लीजिए, धीरे धीरे ये आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी ही कर रहे हैं, सारे केस में मैंडेटरी कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए। बोल रहे हैं कि लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1 टू बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड कलेक्टेड इन नेक्स्ट ओपन रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B। यहाँ आप इन्होंने बम फोड़ दिया है। 42वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये बोला गया था कि 1 अप्रैल 2021 से GSTR 1 का भी लेट फी लगेगा, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा था। आप लोगों को ध्यान में होगा तो लोग फिर से फ्री हो गए थे, लोगों ने अपने आप मन बना लिया था कि GSTR 1 में लेट फी लगता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने फिर से ये डिसीजन ले लिया है कि हम जो है 1 अप्रैल 2021 से GSTR 1 का लेट फी लगाएंगे और ये लेट फी भी आपके GSTR 3B में आएगा, ऑटो पॉपुलेट होगा।
कब के 3B में? जो भी आपका अगला ओपन GSTR 3B, मतलब कि जो भी आपका GSTR 3B अभी फाइल नहीं हुआ है अगला, उसमें आपका लेट फी दिखाएगा GSTR 1 का। तो आप लोग सावधान हो जाइए, अभी से टाइम से अपना GSTR 1 फाइल करना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 3, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका किसी भी तरह का रिफंड है तो वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो बैंक अकाउंट आपके पैन से लिंक है, जिस पैन से आपने GST का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। ये तो सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहे हैं कि अभी 1 सितंबर 2021 से एक रूल लागू हुआ है। आप सबको पता होगा, मैंने भी थोड़े दिनों पहले वीडियो में बताया था। रूल का नाम है रूल 59 सब रूल 6। ये रूल बोलता है, अभी जो 1 सितंबर 2021 से लागू हुआ है वो बता रहा हूँ। ये रूल बोलता है कि अगर आपने अपने पिछले 2 महीने का GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो आपको ये फिर R1 फाइल नहीं करने देगा, या फिर अगर आपने पिछले क्वार्टर का GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो फिर आपको इस क्वार्टर का R1 फाइल नहीं करने देगा। लेकिन 1 जनवरी 2022 से इसमें ये और अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये जो 2 महीने का आपको दे रहे थे ऑप्शन, उसको सीधे घटा दे रहे हैं कि अगर पिछले महीने का 3B फाइल नहीं हुआ है तो आप R1 नहीं फाइल कर पाएंगे। तो ये भी अब ध्यान रखना है। आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ध्यान दीजिएगा, जो कि है रूल 36 सब रूल 4 के बारे में। इसके बारे में सबको पता ही होगा। ये रूल क्या बोलता है कि आपके GSTR 2A में जितना ITC आपके सप्लायर ने डाला है, मतलब कि जितना ITC आपके GSTR 2A में शो कर रहा है, उससे 5% और ज़्यादा आप ITC क्लेम कर सकते हैं। अभी तक हमें 2A के बारे में बोला गया है कि 2A से देख के आपको ITC क्लेम करना है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये जल्दी ही नोटिफाई करेंगे, अपना सेटिंग कर रहे हैं कि कैसे करना है। और अब 2A की बजाय 2B देखना है। जितना ITC आपके GSTR 2B में दिखेगा उतना ही ITC आप क्लेम कर पाइएगा। क्लियर है? 2A से हट के 2B होने वाला है। तो ये वैसे घटिया डिसीजन है डिपार्टमेंट का, लेकिन होने वाला है तो हम लोग देखेंगे। बाकी ये बता ही रहे हैं कि ये सभी काउंसिल के रिकमेंडेशंस हैं। इनका जो भी नोटिफिकेशन है या फिर सर्कुलर है वो जल्दी ही आ जाएगा। तो आई थिंक इस वीडियो में जो भी बातें हमने देखी हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ऊपर जो बातें हमने छोड़ी हैं वो बातें थी रेट्स को लेकर, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगर ज़रूरी होगा तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। और आई थिंक कि जो भी बातें हमने पढ़ी वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।